नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर आपके लिए लेकर आया हूं एक अपने टॉपर सीरीज की चैप्टर नंबर 3 से आव्यू के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन कराने से पहले देखिए, तो क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ इसका बेसिक पार्ट समझा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आव्यू से। तो आव्यू होता क्या है बच्चों? मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ये आव्यू? तो आप सभी ने देखा होगा, इसका जो साइन होता है ये इस टाइप से होता है। अब इसमें होता क्या है, जो आपकी संख्याएं हैं, कुछ भी संख्या आंकड़े दिए रहेंगे, संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास, संख्याओं के आयताकार या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? आव्यू। अब ये जो आव्यू होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कुछ संख्याएं, सपोज दैट एक राम है और एक श्याम है, ये दोनों मार्केट गए। अब यहां पे ये पेन लिया इन्होंने और पुस्तक ली और कुछ और आइटम आप क्या लोगे, रबर, तीसरा आइटम कुछ और ले लीजिए, सपोज दैट कुछ खाने का ही ले लीजिए। आप इनसे ही लोगे तो पेन हो गया, पुस्तक होगी और नोटबुक ले लीजिए बच्चों। क्या लोगे? नोटबुक। ठीक है, मान के चलते हैं कि दोनों बाजार में गए हैं। अब दोनों ने तीनों ही प्रोडक्ट लिए। मान के चलिए राम ने पेन लिए 2, इसने पेन लिए 4, श्याम ने पेन लिए 5, इसने लिए 3, इसने लिए 2 और इसने एक भी नोटबुक नहीं ली। तो इनके जो मार्केट से जो पेन पुस्तक नोटबुक खरीदने का जो क्रम है, उसे एक आयताकार बॉक्स में बना देने को ही हम क्या बोलते हैं? आव्यू। ठीक है, ये सभी जानते होंगे, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इसमें कि इसमें देखिए कुछ लाइनें ऐसा होती है, कुछ ऐसे जो ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं और एक होती है क्षैतिज लाइन। इनको हम बोलते हैं क्या? पंक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? पंक्ति। ये पंक्ति होगी, पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो ये R1 होगी पहली पंक्ति और ये होगी R2। ऐसे ही इनको हम बोलते हैं कॉलम। हिंदी में बात करें तो इनको बोलते हैं बच्चों स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा और तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो जो क्षैतिज लाइन होंगी उनको हम बोलते हैं पंक्ति और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उनको हम बोलते हैं स्तंभ। अब किसी भी आव्यू को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। मान के चलिए कोई हमारा आव्यू ए है। ठीक है, ये इसका साइन होता है, हमेशा ब्रैकेट में रखी जाती है इनके जो भी आंकड़े होते हैं। अब मान के चलते हैं यहां पे कोई एलिमेंट आता है, खुद से सोचिए, गलती नहीं होगी यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहला जो एलिमेंट आया, तो देखिए पहली तो पंक्ति में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है। तो किसी भी अवयव को हम जो डिनोट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, माना ये लिख दिया हमने ए। अब ये क्या दर्शाता है कि इसके यहां पे AMN, ये पंक्ति होती है और ये क्या होता है? स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति और ये क्या रहता है? स्तंभ। तो यहां पे ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आ रहा है, दूसरा वाला पंक्ति तो वही रहेगी, स्तंभ दूसरा हो जाएगा, फिर 1 3 ऐसे डॉट डॉट करके चला जाएगा आगे तक जितने भी अवयव होंगे आपके। सेकंड में यहां पे जो भी अवयव होगा वो होगा दूसरी पंक्ति। पहला क्या होता है हमारा? पहला हमारा होता है पंक्ति और दूसरा क्या होता है बच्चों? कॉलम। तो A22 A23 ऐसे ही। अब ये कंटिन्यू ऐसे ही A31 A32 A33 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी क्रम में चलते चले जाओगे। तो आप एलिमेंट को भी किस तरीका से आव्यू में बनाया जाता है वो भी आप समझ गए होंगे कि जैसे हम बात करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई एक आव्यू दे दिया, आपसे कहता है कि A23 का मान बताना है। तो वहां पे आपको क्या देखना है? दूसरी तो पंक्ति देखनी है। दूसरी पंक्ति जैसे ये होगी,
तीसरा स्तंभ 1 2 3 ये हो गया, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये वैल्यू आपके किसकी होगी, A 2 3 की। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, पंक्ति हमने समझ ली, स्तंभ हमने समझ लिया, एक वर्ड आता है कोटि। क्या आता है, कोटि। कोटि, तो कोटि कुछ नया नहीं है। कोटि क्या होता है, पंक्ति और गुणा स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ को गुणा के रूप में लिख देंगे तो वो उसकी क्या होती है, कोटि। जैसे हम बात करें कि हमारे पास में ये हमने आव्यूह ले लिया 2 1, ठीक है, ये आव्यूह। अब आप मुझे ये बताइए इसमें स्तंभ कितने हैं और पंक्ति कितनी है। पंक्ति कितनी है, R1 R2 R3, 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, 2। तो इसकी जो कोटि आएगी, कोटि क्या बताई थी बच्चों, पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने, 2। ऐसे ही से गुणा में लिख के छोड़ दोगे तो इसकी कोटि होगी 2 गुणा 3। तो हमने सीखा कोटि में क्या आता है, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। ठीक है, उसके बाद में आता है इसमें अवयवों की संख्या। क्या आती है, अवयवों की संख्या। माना किसी अवयव में पंक्ति m तथा स्तंभ n है। दो चीज मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, कोटि की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, कोटि। तो कोटि अभी मैंने क्या बताई, पहले पंक्ति का मान रखोगे, इनटू में क्या, स्तंभ। बात करते हैं इसमें कुल कितने अवयव है, कुल अवयव। कुल अवयव, तो कुल अवयव क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे आप, दोनों की मल्टीप्लाई करके मान निकाल लोगे, उतने उसमें क्या रहेंगे, अवयव। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे पंक्ति अवयव। नाम से भी पता चल रही है बच्चों, स्तंभ अवयव। स्तंभ का मतलब समझते हो, खंबे की तरह खड़ा रहना। स्तंभ का मतलब ये हो गया 1 2 3, मतलब स्तंभ की तरह अवयव बनना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो। पंक्ति कितनी भी हो कोई फर्क नहीं है इसमें। देखिए स्तंभ कितना है, एक, लेकिन पंक्ति R1 R2 और R3 बच्चों। पंक्ति कितनी भी हो लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए, एक। तो ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं हम, स्तंभ। पंक्ति का मतलब क्या है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक क्या होनी चाहिए, उसमें पंक्ति। क्या होनी चाहिए, पंक्ति। एग्जाम्पल की हम बात करें तो बच्चों एग्जाम्पल देखिए यहां पे, जैसे कि हम बात करें, क्या पूछ रहा है वो, पंक्ति। पंक्ति की बात कर रहे हैं 1 2 3, तो ये एक पंक्ति होगी बस ओनली। तो इसमें क्या होगा, पंक्ति एक होगी, स्तंभ आपके इसमें कितने, 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात करें कोटि। कोटि मैंने अभी बताया था, कोटि को हम लिखते कैसे हैं, कि जैसे आपको ए दे दिया 1 2 3 4 5 6, अब इसकी कोटि यहां कोने पे लिखी जाती है। कितनी पंक्तियां इसमें, 3, स्तंभ कितने, 2, ऐसे लिखा जाता है। तो उसके कोने में लिख दिया जाता है। और इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप किसी भी अवयव को लिखने का, Aij m इंटू n। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये Aij अवयव और m इंटू n, इसका मतलब ये अंदर इसके क्या है, ये अवयव
कितने भी हो सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है एम और एन का मान आपका क्या है। और पंक्तियां कोटि कहां लिखी जाती है आपकी कोने में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? उसके बाद में हम बात करते हैं वर्गाव्यूह। वर्ग आव्यूह नाम से भी पता चलती है, वर्ग क्या होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बराबर। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति, आपका रिवीजन भी होगा जिन बच्चों ने पढ़ रखा है और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी होनी चाहिए बराबर। पंक्ति बराबर स्तंभ, उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए बराबर। ये संख्या, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, वर्गाव्यूह। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि इसके डायगोनल जो अवयव होते हैं, डायगोनल अवयव, जैसे कि यहां पे 3, 4, 7 और इसके बाद में बाकी एंट्रीज इसकी क्या होनी चाहिए 0, 0। जो विकर्ण होता है ये विकर्ण बोले जाते हैं, विकर्ण विकर्ण। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपके कुछ ना कुछ हो, बाकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन दोगे, यदि कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह से ही निकल के आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण होने के लिए वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, दैट इज Aij इज इक्वल टू कितना 0 जब I बराबर j। मतलब पंक्ति और स्तंभ कैसे होने चाहिए बराबर। अब यहां पे तुम्हें पता ही है कि ये जो एलिमेंट जो आते हैं ये आते 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये इसमें पंक्ति और स्तंभ कैसे होते हैं बच्चों बराबर। ठीक है, तो इस कंडीशन को याद रखना, पेपर में पूछी भी जाती है। विकर्ण आव्यूह के बाद में आता अदिश। अदिश आव्यूह, सॉरी यहां पे गलती होगी, जहां पे नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। यहां पे क्या होना चाहिए ए, क्योंकि ए और जे यदि बराबर है तो वहां तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, और जहां पे ए और आई और जे बराबर नहीं है वो एंट्री क्या होनी चाहिए 0। क्या होनी चाहिए बच्चों 0। लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई बराबर जे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अदिश आव्यूह। किसकी बात करते हैं हम अदिश। अदिश में क्या होता है, अदिश में क्या होता है कि जो ए आई जे है, जो भी एंट्री है वो कुछ, ठीक है, एंड यहां पे आई बराबर जे के लिए और ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। सेम वही बात है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे, 0 होंगे कब, लेकिन आई और जे बराबर नहीं होंगे, तो डायगोनल तो बच गए। उसके बाद में डायगोनल जो एलिमेंट है आई और जे बराबर है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो सभी का मान कैसा आना चाहिए फिक्स। जैसे इसमें 3, 4, 7 है, इसमें ऐसा नहीं आना चाहिए, इसमें इस टाइप के एलिमेंट आने चाहिए कि जैसे 1 आ गया तो यहां भी 1, यहां 2, यहां भी 2, 0, 0 बाकी एंट्रीज, या यहां 5 आ गया 5, 5, 5 बाकी एंट्रीज हमारी क्या रहेंगी सेम। कोई फिक्स मान नहीं है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट आपके बिल्कुल सेम दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए बच्चों, सेम दिखने चाहिए। इसमें क्या था विकर्ण आव्यूह में आपके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद में इनसे ही आगे आता है एक तत्समक, तत्समक आव्यूह, जिसे हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके डायगोनल ए आई जे इज इक्वल टू 0, ये कब होने चाहिए, फॉर ऑल आई और जे बराबर नहीं होने चाहिए, तब आएगा। और क्या है, ए आई जे
इजिकल टू क्या वैल्यू आनी चाहिए 1। जैसे इसमें सी थी, सी का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 10 कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो सेम होना चाहिए। फॉर ऑल आई बराबर जे। अब इसका मतलब क्या है, यदि डेफिनेशन आती है तो आप बता दोगे, लेकिन भविकल्प में कहीं कहीं कंडीशन पूछी जाती है, तो यहां पे आप क्या करोगे कि इसका मतलब ये है कि आई और जे बराबर कहां, इन अवयवों को छोड़कर आई और जे बराबर नहीं होते, तो इसमें सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो। क्या होंगी बच्चों, जीरो। बाकी जिनमें बराबर होती है उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 1 1 1। ध्यान से समझोगे गलती नहीं होगी, एक एक चीज कॉन्सेप्ट से समझिए। और यहां पे 2 क्रॉस 2 का है तो 1 0 0 1, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी तत्समक अवयव। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे शून्य अवयव। किसकी बात करते हैं हम, शून्य। यहीं पे समझा देंगे, नाम भी से भी पता चलती है, शून्य अवयव। इसमें क्या होता है, ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल, या ऐसा लिख दीजिए आई बराबर जे हो या आई नॉट इक्वल टू जे हो, सभी के लिए सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 0 0। क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 0 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम आगे। ये तो हो गया अवयवों के प्रकार, यदि कोई क्वेश्चन में आता है कुछ एक्स्ट्रा तो बता दिया जाएगा वहीं पे ही। अब देखिए बात करते हैं, अब थोड़ा यहां से ध्यान से समझना, अवयवों का योगफल। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन होती है, इसकी शर्त होती है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अवयवों को तभी जोड़ा। आप जोड़ने की जगह वहां घटा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि जहां पे हम जोड़ रहे हैं वहां पे प्लस का जोड़ना ही तो हो गया, माइनस लगा के करोगे तो आप, तो दोनों बात एक ही है, तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों की कोटियां कैसी हो, समान हो। 2 या 2 से अधिक अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों, मत लिखिए यहां पे लिखिए उनकी उनकी कोटियां कैसी होनी चाहिए, समान। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, अब वो जोड़े कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। 3 4 5 1 और b इज इक्वल टू आपको दे दिया 1 2। ठीक है, अब आपसे कहता है a और b को जोड़िए, तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, संभव है। क्या है ये, असंभव। क्यों है असंभव, क्योंकि इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2, इसकी कोटि क्या है, 1 क्रॉस 2, इसकी कोटि और इसकी कोटि क्या अलग अलग है, इसलिए ये आपस में नहीं जुड़ सकते। ठीक है, और जुड़ने वाले जैसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया आपका 2 3 सॉरी 2 ले लिया, 3 5 और प्लस 1 0 -2 1। ठीक है, अब इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 2, इसकी भी जुड़ जाएंगे। अब जुड़ के अवयव जो बनता है वो कैसे जुड़ता है, इसमें क्या होता है, संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। संगत का मतलब क्या है, पहला वाला पहले वाले से 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, 2 और -2 क्या हो जाएगा, 0, 3 क्या हो जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, ये तो होगी बच्चों जोड़ने का। अब आता है यदि गुणनफल हो, अवयवों का गुणनफल। ठीक है, यदि आपने इसका बेसिक चीजें जो भी है, कंडीशन क्या होती है, ये सब अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपने कर भी रखा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अवयवों का गुणनफल, अब गुणनफल क्या होता है, देखिए इसके लिए भी एक कंडीशन होती है, शर्त होती है
अभी आप गुणा कर सकते हो, अन्यथा गुणा नहीं कर सकते। अब वो शर्त मैं आपको लिखवा रहा हूं। दो अवयव है आपकी, माना पहली ये होगी ए आई जे, कुछ भी एलिमेंट हो सकते आई और ये जे, इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले से करनी है बी आई जे, ठीक है। अब ये गुणा तभी संभव है माना इसका m इंटू एन हो और इसका n इंटू पी हो। तो कंडीशन क्या होती है मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये लिख लेना, दो या दो से अधिक अवयवों की गुणा तभी होती है जब पहले अवयव का स्तंभ बराबर होता है। ध्यान देना इस बात पे, गुणा तभी संभव होगी जब पहले वालों को पहले अवयव का स्तंभ क्या है n, और दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में कैसी होगी, बराबर। तो यहां पे आप लिखोगे पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति, दूसरे अवयव की पंक्ति। जब पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर होगी बच्चों, तभी आप गुणा कर सकते हो, अन्यथा गुणा नहीं हो सकती। अब जैसे कि देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, अब इनकी गुणा करके कुछ ना कुछ अवयव बनेगा, माना वो सी आई जे ले लिया, क्या आ गया सी आई जे, एंट्रीज बदल जाएंगी जब गुणा पुणा होगी तो अब यहां पे ये दोनों हमारे देखो सेम है या नहीं है, पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति सेम है, तो ये कट जाएगा, तो नया जो अवयव बनेगा उसकी जो कोटि बनेगी वो बनेगी m इंटू क्या बनेगी p, क्या बनेगी m इंटू p। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे कि a आपको दे दिया, अभी तो कंडीशन लिखवाई है, इसमें योग जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना भी आपको सीखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई भी आपको सीखनी पड़ेगी। अभी तो बस कंडीशन बता रहे, जैसे 1 2 3 1, इसकी मल्टीप्लाई आप b से करोगे, b आपने ले लिया, इसकी कोटि क्या है 2 इंटू 2, ओनली इतना ले लीजिए बस, ठीक है। अब कोई कहता है इनकी मल्टीप्लाई करो a इंटू बी की, तो a आपने रख दिया 1 2 3 1 और b का मान आपका हो गया 2 और 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब आधे बच्चे तो यहीं पे देख के कह देंगे कि मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इसकी कोटि बच्चों कितनी है 2 क्रॉस 2, और इसमें पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितना 1, दोनों के सेम है नहीं, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति सेम है, इसका मतलब गुणा होगी, क्या गुणा होगी। और जो नया अवयव बनेगा उसकी जो कोटि आएगी पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति, ये आ जाएगा। अब गुणा कैसे होती है वो समझना। पहला अवयव बच्चों क्या होता है a11, यही तो होता है। तो जब गुणा करनी है हमें, लिख लेना अपनी कॉपी में, 1 का मतलब पंक्ति, ये दूसरा वाला भी क्या होता है स्तंभ, तो पहले वाले की पंक्ति लेनी है पहले अवयव का, दूसरे वाले का क्या लेना स्तंभ। तो इसमें पहले वाले की कौन सी पंक्ति लेनी है पहली, और स्तंभ दूसरे वाले का देखना है वो कौन सा स्तंभ है दूसरा। तो इनमें संगत अवयवों की मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि अब देखो पहली पंक्ति पहले वाले की ये होगी और इसमें 1 की गुणा 2 में करना है, 2 आ गया, प्लस काय का चिन्ह आएगा अब, क्योंकि ये माइनस में, माइनस का 2 की 4 में करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 8। अब अगला अवयव यदि सोचे तो हम 1 2 आएगा, बट दूसरा स्तंभ है इसमें नहीं है, तो इसलिए ये अवयव आएगा। अब बात करते हैं इसकी, अब ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 4 एकम 4 प्लस का आएगा। अब इन्हें जोड़ के लिख दीजिए, तो माइनस के 6 बचेगा और ये कितना बचेगा 10, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपको ऐसे करनी है। एक बार फिर मैं समझा रहा हूं, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जैसे कि पहला 1 1 हो गया, पंक्ति पहले अवयव से लेनी है और स्तंभ दूसरे वाले का लेना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? कंडीशन पर थोड़ा ध्यान देना है कि पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति समान है तो गुणा कर सकते हो, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। इसमें दोनों की क्या पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, एक होता है आव्यूह का परिव्रत, आव्यूह का परिव्रत, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। इस केस में क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। जो भी आव्यूह होगा उसी का ट्रांसपोज निकालेंगे जो वर्ग आव्यूह होगा। और क्या होता है परिव्रत, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ, और स्तंभ को बदल दीजिए किस में, पंक्ति में। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है और स्तंभ को क्या नाम है, पंक्ति में। और इसको जैसे कि माना, अब डेफिनेशन से मैं समझा देता हूं, माना ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तब ए का परिवर्त, ए का परिवर्त किससे प्रदर्शित करेंगे, ए डैश या ए टी भी लगा सकते हैं। मोस्टली किससे प्रदर्शित किया जाता है, ए डैश या ए टी होता है। तो यहां पे ए डैश इजिकल टू क्या होगा, ए आई जे, या ऐसा मत समझिए, ऐसे घूम, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होगी। एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं आपको। देखिए जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, ए इजिकल टू, कैसा आव्यूह लेना है ए हमें, वर्गाव्यूह। कैसा लेना है, वर्गाव्यूह। तो 1 2 1 3 4 0 -1 3 -4 5। तो देखिए वर्गाव्यूह 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अब आपको इसका ए का परिव्रत निकालना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, परिव्रत के लिए आपको पंक्ति को स्तंभ बना देना है, स्तंभ को पंक्ति। जैसे कि क्या ये पहली पंक्ति है तो इसको पहली स्तंभ बना दीजिए, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बना दीजिए, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ बना दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज, ए का परिव्रत। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए कंडीशन बस क्या होनी चाहिए, वर्गाव्यूह होना चाहिए। वो इन छोटी छोटी चीजों पर जाइए, भविकल्प प्रश्न इनसे ही क्लियर होता है आपका। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना घटाना वो सब है, हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ गुण निकल के आते हैं, गुण। तो पहला जैसे कि फर्स्ट, ए प्लस ए बी का ट्रांसपोज इजिकल टू। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, तो अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ोगे तब भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। सेकंड, ए बी का ट्रांसपोज आप निकाल लो मल्टीप्लाई में, तो वो उल्टा हो जाता है। पहले का बी का ट्रांसपोज निकालोगे, उसकी मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से करोगे जब इसके बराबर आएगा। या 3 आप दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो ए बी सी पर इनका ट्रांसपोज निकालना है, तो फिर क्या आएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए, उल्टा लिखते चले जाओगे। ठीक है। थर्ड, ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज आप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ए। फोर्थ, कि कोई स्केलर क्वांटिटी अधिक संख्या दे रखी है, कोई भी न्यूमेरिकल, और वो ए के से मल्टीप्लाई कर और उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो के को बाहर निकाल दीजिए, इनटू में क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। ये इसके गुणधर्म है जिनकी जरूरत आपको क्वेश्चन में पड़ेगी ही पड़ेगी, और ये तो बार बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है आपसे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है। अब इसके बाद में परिव्रत हो गया, कुछ नहीं करना, परिवर्त में पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम्मित, और इंपोर्टेंट है सम्मित आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है,
चलिए डेफिनेशन लिखवा देते हैं। माना A इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू, अब देखिए यहां पे अभी मैंने बताया था कि परिव्रत में हमारा वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तो परिव्रत से ही हमारा सम्मित निकलता है, ठीक है। तो ये भी कैसा होना चाहिए, वर्ग। ये m में, तो यहां भी क्या लिखोगे, m, ठीक है। n लिखोगे तो यहां भी क्या लिखोगे, n। वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह इसके लिए भी होना जरूरी है। यदि ए सम्मित आव्यूह है, कब होता है सम्मित, जब ए का ट्रांसपोज इजिकल टू ए, कोई फर्क नहीं पड़े कि किसी भी आप वर्ग आव्यूह का आप ट्रांसपोज परिव्रत करते तो सेम वो ही बन जाए, तो उस आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, सम्मित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन ये होती है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कंडीशन याद रखना है कि जैसे कि एग्जाम्पल आपने लिया, यहां पे आपने लिखा 2 4, डायगोनल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए आई जे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माना ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5। तो इसका मतलब क्या है, A12, और इसका मतलब क्या है, A21। इसलिए देखिए यहां पे लिखा गया ए आई जे बराबर ए जे आई, फॉर ऑल आई और जे के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम्मित। अब आता है विषम सम्मित, विषम सम्मित आव्यूह, इसे हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें डेफिनेशन वही रहनी है, बस क्या करना है, यदि ए का ट्रांसपोज ए बन जाए, बट काहे का चिन्ह आना चाहिए, माइनस का, काहे का आना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशन अभी मैं लिखवाऊंगा। देखो सबसे पहले नॉर्मल वे में समझ लीजिए कि जब हम किसी भी वर्ग आव्यूह का हम परिव्रत निकालेंगे तो वो ही बनना चाहिए, बट एंट्रीज पे साइन बदल जाना चाहिए, ठीक है। जो पहले था साइन वो बदल जाना चाहिए, जहां पे जो साइन माइनस का रहेगा वो इसमें क्या होना चाहिए, प्लस का, ठीक है। तो माइनस का अंतर आना चाहिए, इसमें क्या है, बिल्कुल सेम वही बनना चाहिए। अब इसकी कंडीशन लिखे तो क्या लिखेंगे हम, ए आई जे इज इक्वल टू 0, सबसे पहली बात फॉर ऑल, कब 0 होना चाहिए, जब आई और जे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसका मतलब आई और जे बच्चों कहां बराबर होते हैं, डायगोनल में ही तो होते हैं। तो सबसे पहले देखने से ही बन जाएगा, कोई भी विषम सम्मित आव्यूह तभी होगा जब उसके डायगोनल विकर्ण आव्यूह कैसे होने चाहिए, 0। ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, तो बराबर तो होंगे, सॉरी यहां पे भी ए लिख दो, ठीक है, लेकिन यहां पे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, पंक्ति को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्तंभ में, बट काहे का चिन्ह आना चाहिए, माइनस। इसकी ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। उसमें ओनली एक ही कंडीशन थी, उसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक खास बात है, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सारे 0। क्या होने चाहिए बच्चों, 0। तो उसे हम बोलते हैं विषम सम्मित आव्यूह, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और रह गया, उसे और मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन आ जाता है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है।
ए वर्ग अवयव है, बस इतना पता, ना वो हमें ये पता सममित है या विषम सममित है, उससे कोई मतलब नहीं है। तब ए से बनने वाला सममित अवयव, एक तो आपसे कहता है कि आपको कोई अवयव दे दिया जाएगा तो उसका सममित अवयव निकालना है, और एक आपसे पूछ लेगा ए से बनने वाला विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। सममित अवयव और विषम सममित, तो सममित अवयव हमारा P होता है, इसका मान क्या होता है A प्लस A ट्रांसपोज। देखो A दे रखा होगा आपको, तो आपको क्या करना है, A का आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। क्या निकालना है, दोनों को जोड़ दोगे और कितने से डिवाइड कर दोगे, 2 से, ठीक है। और यहां पे Q इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस A का ट्रांसपोज बटे 2, ठीक है। अतः हम A को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, A इज इक्वल टू P प्लस Q। ये इसका कौन सा भाग हो गया, ये बच्चों हो गया इसका सममित भाग, कौन सा, सममित। और ये कौन सा हो गया, विषम सममित, ठीक है। तो किसी भी वर्ग अवयव को हम 2 अवयवों में तोड़ सकते हैं, कि एक सममित और एक विषम सममित। तरीका क्या है कि पहले उसका परिवर्त निकालोगे, जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, इधर विषम निकालने के लिए माइनस करना है, ठीक है। मोस्टली जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। आज के लिए हम कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, फिर जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला ही आपका क्वेश्चन है, यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव, अभी हम सममित अवयव बता रहे थे, और ये एग्जाम में बोर्ड के में आपके आया हुआ है, ठीक है। यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव है तो A माइनस B माइनस BA एक विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है, तत्समक अवयव है। शून्य अवयव मैंने अभी आपको समझाया था, सारी एंट्रीज क्या आनी चाहिए, 0। तत्समक में क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट जो आएंगे विकर्ण अवयव वो एक एक आने चाहिए, बाकी एंट्री 0। और विषम सममित और सममित की बात अभी हमने बताई है। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे करोगे आप, पहले जो कंडीशन दे रखी है उनको लेके चलिए, ठीक है। यदि A और B समान कोटि के, कोटि समान है और कैसे अवयव है, सममित अवयव। अब A कैसा है, कैसा दे रखा है, सममित। कोटि सेम ही है तो कोटि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सममित अवयव, तो इसका मतलब A परिव्रत इज इक्वल टू क्या होता है, A। अभी समझाया था आपको, यदि कोई अवयव सममित है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा क्या है, B, तो B भी आपको क्या दे रखा है, सममित, इसका मतलब B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, B। जो दे रखा था उससे ये कंडीशन निकली। अब पूछ किसके लिए रहा है, तो A B माइनस B A एक। अब आपसे पूछ रहा है, आपको निकालना है A B माइनस के कितना B A। अब ये चेक करना है सममित है या विषम सममित, तो आपको क्या बताया था, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ट्रांसपोज। यदि ट्रांसपोज निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो सममित है, और यदि माइनस का फर्क पड़ गया तो विषम सममित है। और अभी मैंने लिखवाया था ट्रांसपोज की शर्त में, गुण में लिखवाया था ना, कि A प्लस हो या माइनस हो और उस पर ट्रांसपोज हो, तो उसका मतलब क्या, A का ट्रांसपोज प्लस माइनस B का ट्रांसपोज। ये A हो गया और ये क्या हो गया, B। तो दोनों पे क्या करोगे, A B का ट्रांसपोज माइनस B A का ट्रांसपोज। कैसा भी क्वेश्चन दे दे आपको, यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने अच्छे से समझा है, तो आप फंसोगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में। यहां तक कोई, यहां पे ये हमने एक अवयव मान लिया, ये एक अवयव मान लिया, बीच में काय का चिन्ह माइनस हो या प्लस हो तो अलग अलग लग जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था, देखो ये देखो, ये गुण में A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का। अब ये यूज होने वाला है। इसमें क्या बताया, यदि मल्टीप्लाई में 2 अवयव और उनका
आपको परिवर्तन निकालना है तो पहले बाद वाले पर ट्रांसफर, जो पहला बाद में है वो पहले आएगा और जो पहले है वो बाद में, और 3 लेके भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसी से अब देखो आगे चलते हैं। यहां पे आ गया, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। बताइए बच्चों कोई दिक्कत हो तो। अब उसके बाद में क्या सिखाया था आपको कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इसको बी ए लिख सकते हो, माइनस इसको ए बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख दो यहां पे, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, बी। लिख दिया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, ए बी पहले था, इसमें बाद में पहुंच गया, तो यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, तो यहां पे आपने माइनस कॉमन लिया, तो इसका मतलब क्या आ गया, ए बी माइनस के बी ए। जैसे ही हमने ए बी माइनस बी ए पर परिवर्त किया तो वो क्या आ गया, माइनस के, सेम वो ही बन गया। तो ये क्या हो गया, माना ये ए की जगह है, किसकी जगह, ए, और ये आ गया माइनस ए। तो इसका मतलब ये ए क्या हो गया हमारा, विषम सममित अवयव। तो आपको जो दे रखा था ए बी माइनस बी ए, तो कैसा आया, विषम सममित अवयव। ठीक है, तो इस तरीका का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे है तो आप फंसोगे नहीं, अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा, पी वाई प्लस, अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। आपको एन के और पी में प्रतिबंध निकालना है, इनमें कोई संबंध निकालना है, जो भी है दिया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी की कोटियां। यहां पे देखिए आपको 1 2 3 4 एक्स वाई, इसमें जेड तो दे ही नहीं रखा, एक दो तीन चार पांच, शायद मिसप्रिंट है क्वेश्चन में कुछ, क्योंकि जेड के बारे में तो यहां पर दे ही नहीं रखा कुछ भी। ठीक है, तो छोड़िए अभी इसे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, उसमें क्या कह रहा है, 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, प्रविष्टि का मतलब क्या हो गया, अवयव, ओनली कितने होने चाहिए, 0 और 1। आपको 3 क्रॉस, समझना 3 क्रॉस 3 का बनाना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सबसे पहले ये बताइए कुल अवयव कितने होंगे, 3 क्रॉस 3 में कुल अवयव, कुल अवयव, कुल अवयव बच्चों कितने होंगे, अभी बताया था आपको, 3 गुणा 3 कितने होंगे, 9। तो वो 9 पॉइंट मैंने यहां पे बना दिए। ठीक है, अब उसने कहा ये 9 जो पॉइंट होंगे इनमें केवल 2 ही अवयव आएंगे, कौन कौन से, 0 और 1, 0 और 1। अब समझने वाली बात है, क्रमचय संचय आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास में 2 ऑप्शन है इन्हें भरने के लिए, हर डिजिट को। तो इसको भरने के कितने ऑप्शन है, 2, इसको भरने के कितने ऑप्शन है, 2, इसको भरने के कितने ऑप्शन है, 2। कैसे हैं, क्योंकि पहली डिजिट पे आपका 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और ये कोई जरूरी नहीं होता अवयव में 1 यहां आ गया तो 1 सब जगह भी आ सकता है, 0 यहां भी आ गई सब जगह 0 आ सकता है, क्योंकि अवयवों की संख्या पूछ रहा है। यदि क्वेश्चन में पूछता आपसे, ये बात सुनना, यदि क्वेश्चन में आपसे कहता अशून्य अवयव, तो आप टोटल निकालते रहो, उसमें 0 वाला केस घटा देते हैं। ठीक है, अभी समझा देंगे उसे। तो पहले उसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी, ओनली 0 और 1 की बात कर रहा है। तो पहली डिजिट को भरने के कितने ऑप्शन है, कुल अवयव कितने आए, 9, अतः 9 अवयवों को भरने के
कुल तरीके। 9 अवयवों को भरना है, या एक अवयव को समझ लीजिए 2 हो गया, तो ऐसे ही कितनी बार गुणा करोगे? 9 बार। कितनी बार बच्चों? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहले अंक को भरने के 2 ऑप्शन, अगले को 2, ऐसे ही सारे कितने अंक भरने आपको? 9। भाई हमारा काम पूरा कब होगा? जब हमारे 9 डिजिट भर जाएंगे ना। तो पहले को इतना और दूसरे को इतने ऑप्शन, तीसरे को इतने ऑप्शन, तो इसका मतलब कितना आ गया? 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 32 64, दूनी 128, दूनी 256, 512। ठीक है, 512 ऑप्शन आ गया। अतः कुल क्या पूछ रहा है? अवयवों की संख्या। अतः कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 512। अब इसी क्वेश्चन में समझना, इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि अरिक्त अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब इसमें तो कोई रिक्त अरिक्त की तो कोई बात ही ना करी, इसलिए टोटल निकाल दिया। तो 512 तो टोटल होगी, लेकिन उसमें एक अवयव ऐसी भी है जिसकी सारी एंट्रीज क्या है? 0, इसलिए एक कम हो जाएगा, तो 500 कितना आएगा? 11। तो क्वेश्चन में इस बात पे भी ध्यान देना है। ठीक है। और दूसरा, इसी क्वेश्चन में यदि आपको 0 1 और 2 दे दिया, अब अगर ये अंक भरने हैं, तो फिर यहां पे 2 की जगह कितना आ जाएगा? 3 3 3। ठीक है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए तथा बी 2 सममित अवयव है। कैसे अवयव है? सममित। तो अभी मैंने आपको बताया, जब ए सममित है तो इसका मतलब ए का परिवर्त किसके बराबर है? ए, और बी का परिवर्त भी किसके बराबर है? बी के। ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए विषम सममित। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, वहां बहुविकल्प में था, ये नॉर्मल वैसे दे रखा है सॉल्यूशन है। तो आपको जो सिद्ध करना है, ए बी माइनस के कितना? बी ए। और जब किसी को सम्मित हो या विषम सम्मित हो तो उसका क्या चेक करते हैं? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज चेक करोगे तो ए बी ट्रांसपोज माइनस के क्या जाएगा? बी ए ट्रांसपोज। अब गुणा वाला नियम लगा दो, तो क्या जाएगा? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, सॉरी माइनस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। फिर यहां पे ए ट्रांसपोज परिवर्त बोलते हैं, तो जहां पे ए डैश है तो वो किसके बराबर है? ए के, और बी डैश किसके बराबर है? बी के। तो ये बी ए हो जाएगा और ये माइनस के क्या हो जाएगा? ए बी। दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? ए बी माइनस के बी ए। सेम वही क्वेश्चन है। इसका मतलब ये वैल्यू का हमने ट्रांसपोज निकाला, इसी के जैसा आ गया, लेकिन काहे का चिन्ह आ गया? माइनस का। अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो आशा करता हूं आज जितना भी मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट बताया या कुछ भी या क्वेश्चन कराए हैं, तो वो आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया था बच्चों तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, और फिर नहीं समझ में आता है तो आप कोई भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम आगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने कोशिश क्या की है कि जैसे एक चैप्टर आपका 3 हो गया, 4 हो गया, कोई भी चैप्टर हो गया, उसकी 3-4 वीडियो मेन क्वेश्चनों की मैं आपको बताऊंगा। उसमें मैं आपके जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो उस चैप्टर से रिलेटिव है या पीछे का 11th का हो, वो सारा क्लियर कराने के बाद में फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ये जितने भी हमारे क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और इन्हें जब आप करोगे तो आप बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो आपके एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं है। तो 100 में से 100 क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छे से मेहनत करिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।